हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं दोस्त आप लोग। लॉकडाउन है, सारे लोग घर में बंद होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, बट ठीक है, इसी में हमको पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर बनना है, मतलब अपने आप से ही करना है। अरे कोचिंग वोचिंग सारा बंद ही है, और टीचर विशेष का भी बहुत ज़्यादा हेल्प आप ले नहीं पा रहे हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि सर कुछ चैप्टर्स में डाउट है, कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बताऊं कि लिविंग वर्ल्ड से लेके इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर तक, प्लांट फिजियो, प्लांट एनाटॉमी, एनिमल फिजियो, एनिमल एनाटॉमी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक्नोलॉजी, जहां से जो भी प्रॉब्लम्स आपके आ रही हैं, ठीक, वो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, और उस पर अगला डाउट मैं आपको एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है। कुल मिला जुला के कहने की बात यह है कि हम और आप मिलके नीट का सफ़र तय करते हैं। डेट आपको पता ही है, जुलाई में होना है, लास्ट जुलाई, टाइम भी है। तो प्रॉपर तरीके से एक काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ भी नहीं, नॉर्मली जो चल रहा है वही होगा। ठीक। एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है एनसीईआरटी से। मैं फिर से बता दूं आपको कि 80 से 85 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो मतलब ही नहीं बनता कि हम बहुत ज़्यादा बाहर जाके पढ़ें और बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि अगर 80-85 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपने एवरेज कर डाली है तो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किए थे कि सर प्लांट फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम है, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी रिवाइज करा दीजिए, और प्लांट एनाटॉमी, प्लांट किंगडम में भी प्रॉब्लम है। आपके जहाँ से भी, मेरे कहने का मतलब ये है कि एनिमल फिजियो में भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो एनिमल फिजियो के क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, या फिर अगर किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे पूछें, मैं वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है। और आप घर पे बैठ के, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं होंगे, मुझे पता है आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका किल नहीं करूँगा। तो सीधे सीधे हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, एनसीईआरटी को ही रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्लांट फिजियो से स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, फिर बाकी सब फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और पीजीआर, ये सारी चीज़ें। तो लोगों ने ये बोला था कि प्लांट फिजियो में सर मिनरल न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम होती है, बोरिंग लगता है वो चैप्टर, कई कई टॉपिक उसमें समझ नहीं आते। तो आइए बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, थोड़ा काम किया जाए, और हम और आप मिल के थोड़ा सा, बस आपको करना ये है कि एक कॉपी पेन लेके बैठें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मैं बताता हूँ तो उसको आप नोट करें। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं एनसीईआरटी के अंदर ही रहूँ, और बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें ना करूँ, और ये चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज करा जाऊँ, बहुत ही तेज़, ठीक ना, जिसमें आपका टाइम बच जाए और आपको खुद से पढ़ना ना पड़े ये चैप्टर्स। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, एक चैप्टर है। तो अगर आपको ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में डाउट होगा या किसी टॉपिक पे, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसके वीडियो डाल दूंगा। अभी फिलहाल हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया ही था पहले, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट मैंने बताया भी है, तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते नहीं है। मिनरल न्यूट्रिशन हाँ थोड़ा सा बोरिंग मुझे भी लगता था अपने टाइम पे, और आपको भी लग रहा है, तो मिनरल न्यूट्रिशन पे काम कर लेते हैं। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन।
मिनरल न्यूट्रिशन। समझिएगा इस चैप्टर की बात। अगर मैं मिनरल न्यूट्रिशन की बात करूं तो अगली बात आपके दिमाग में ये आएगी कि सर न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजों की जरूरतें हमें पड़ती हैं, जैसे कि किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, कोई भी हो, सबको जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड और वाटर और मिनरल आयंस। इतनी सारी चीजों की जरूरतें होती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। लेकिन आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की, ठीक है, मिनरल्स की बात करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन इस चैप्टर में कौन कौन से मिनरल की जरूरत होती है, किस मिनरल का क्या काम होता है प्लांट की बॉडी में जाके, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या आते हैं, उनका रोल क्या है इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये सारी बातें सीखेंगे, ठीक। तो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस चेक करने के लिए आइए सीधा सीधा एनसीईआरटी पे फोकस होते हैं हम लोग। मिनरल की इंपॉर्टेंस चेक करने के लिए सारी बातें जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो एनसीईआरटी में आप मार्क करते रहिए। मैं आपको बताऊं, मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल की इंपॉर्टेंस चेक करने के लिए, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को चेक करने के लिए सबसे पहले 1860 में एक जर्मन बोटेनिस्ट आए, जर्मन बोटेनिस्ट आए जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक ने सबसे पहले मिनरल्स के ऊपर काम किया और बताया कि मिनरल्स जरूरी हैं नहीं है, क्या है, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम पे काम किया, ये सारी चीजें। तो इन्होंने क्या किया, जूलियस वॉन सैक ने प्लांट लिया और प्लांट को सॉइललेस कल्चर में ग्रो किया, सॉइललेस कल्चर में ग्रो किया। जो मैंने सॉइललेस बोला, सुनिएगा ध्यान से जरा बात, जो मैंने सॉइललेस बोला आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ गई होगी कि सर सॉइललेस सुना सुना सा लग रहा है, हाइड्रोपोनिक्स। एग्जैक्टली हाइड्रोपोनिक्स की ही बातें हम करने जा रहे हैं। तो जूलियस वॉन सैक ने एक टेक्निक डेवलप करी हाइड्रोपोनिक्स की। हाइड्रोपोनिक्स, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोपोनिक्स में सॉइललेस कल्चर लिया, मतलब पूरी तरीके से सॉइल से फ्री, ठीक। एक इन्होंने फनेल ले लिया और इसके अंदर इन्होंने एक प्लांट को ग्रो करा दिया, ठीक है, एक प्लांट को ग्रो करा दिया और इसके अंदर इन्होंने एयरेशन के लिए एक पाइप डाल दिया और फिर इन्होंने न्यूट्रिएंट लगातार ऐड किया, इधर से न्यूट्रिएंट, ठीक है। इसके अंदर प्योर वाटर भर दिया, प्योर वाटर और न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया। एयरेशन के लिए इधर से एयर लगातार पास करते रहे, ठीक है। और फिर इन्होंने चेक किया, अब इस न्यूट्रिएंट में हम अलग अलग जो मिनरल आयन है उनको ऐड करते रहेंगे, वाटर मिक्स करते रहेंगे और सारी चीजें। हालांकि अगर अच्छे से समझना हो तो मैं आपको बताऊं कि दो इसकी ओपनिंग होती है, एक साइड से ऐड किया जाता है और दूसरे साइड से हम लगातार रिमूव करते रहते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई इतनी सी बात। तो ये हाइड्रोपोनिक्स, और हाइड्रोपोनिक्स की मदद से इन्होंने इसेंशियलिटी बताई, ठीक है, कि किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है, किसका क्या इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर। और अगली चीज इन्होंने बताया कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से।
ठीक, तो आपको समझ में आ गया 1860 में जर्मन बोटेनिस्ट थे जूलियस वॉन्सेक, उन्होंने हाइड्रोपोनिक सॉइललेस कल्चर दिया। सॉइललेस कल्चर हाइड्रोपोनिक्स की मदद से, देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे कि टोमेटो, लेटुस और सीडलेस कुकुम्बर ये ग्रो कराए जा रहे हैं, आजकल ग्रो कराया जाता है, टोमेटो, लेटुस और सीडलेस कुकुम्बर। तो यहां तक की बातें हो गई बेसिकली, एनसीईआरटी जहां से स्टार्ट कर रहा है अपनी बात, वो सारी बातें। तो मिनरल न्यूट्रिशन में हम मिनरल्स का इफेक्ट देखेंगे और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम को देखेंगे। ठीक, मैंने बताया जूलियस वॉन्सेक ने सॉइललेस कल्चर हाइड्रोपोनिक्स दिया। हाइड्रोपोनिक्स में होता क्या है, सॉइललेस कल्चर है, मतलब सॉइल नहीं लेंगे, वाटर लेंगे और वाटर में न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे, एयरेशन ट्यूब एक डाल देंगे जिससे लगातार एयर रूट को मिलती रहेगी। मैंने बोला रूट को मिलती रहेगी, प्लांट तो ले ही लेगा। अगर यहाँ पानी भरे हुए हैं तो पानी भरने की वजह से एयर नहीं जा पाएगा, इस वजह से हमें एयरेशन ट्यूब अंदर डालना पड़ता है। क्वेश्चन है, सुनिएगा, क्वेश्चन ये है कि अगर एयरेशन ट्यूब ना डालें तो प्लांट का कौन सा पार्ट मरेगा? समझ में आ गया होगा, पानी में यहां तक डूबा है, रूट का पार्ट पानी में डूबा हुआ है, अगर एयर नहीं मिलेगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा रूट मरेगा। रूट डायज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, तो अगर एयरेशन ट्यूब हम हटा दें तो रूट मर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपकी बेसिक बात है। अब अगली चीज, हम देखें, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे 100+ एलिमेंट हम पढ़ते हैं उसमें। तो अगर हम बात करें क्या क्या सारे एलिमेंट जरूरी हैं, क्या सारे एलिमेंट का इफेक्ट होता है प्लांट पे, क्या सारे एलिमेंट जरूरी हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी या नॉर्मल ग्रोथ के लिए? अब इन सारी चीजों के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अर्नल्ड। इन्होंने बताया कि जो ढेर सारे एलिमेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे सॉइल में, इधर उधर जहां पे भी हमारी सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट ढूंढे गए हैं, उनमें से कौन कौन से हैं जो इसेंशियल हैं, और इसेंशियल बोलने के लिए क्राइटेरिया क्या है? बात समझ रहे हैं? इसेंशियल हम किनको बोलेंगे? बड़ी आसान सी बात, अर्नन ने क्राइटेरिया दिया था, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट इन्होंने दिया था अर्नन ने बताया कि कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे पास 105, 110, 111 जितने भी एलिमेंट आजकल हैं, उनमें से कौन कौन से हैं जो इसेंशियल हैं। आइए जरा बात किया कर लिया जाए, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, समझिएगा। जैसे एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में वाइफ का रोल होता है। वाइफ जानते हैं, पत्नी। वाइफ का जो रोल होता है वही एक मिनरल के एसेंशियलिटी के लिए जरूरी क्राइटेरिया है जो वाइफ के लिए है। ठीक, तो वाइफ से आप एनालॉजी करके समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वाइफ की, आपको पता है अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, मतलब नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है। वाइफ नहीं रहेगी, अकेले रहोगे, ठीक है ना। शादीशुदा लोगों से पूछना, वाइफ चली जाती है बड़ी प्रॉब्लम होती है। खाना आपने बना के खाया, कभी होटल से खाए, तबीयत खराब हुआ, मन किया नहीं खाए, कुछ और खा के सो गए, ये सारी चीजें। तो वाइफ
नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये खाना बना के देती है। अगली एक और गजब की बात, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है ये। मतलब वाइफ आपके नॉर्मल ग्रोथ के लिए तो जरूरी है ही, रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। मतलब जो लाइफ साइकिल है उसको कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये नॉर्मल ग्रोथ रिप्रोडक्शन की बात, ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि जो मिनरल होना चाहिए वो किसी प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, रिप्रोडक्शन में उसका रोल हो। समझ में आ रही बात? तो ये पहला याद रखिएगा, सारे क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं। दूसरा, एक चीज और, वाइफ की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। बोलो यार, वाइफ की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, यूनिक होती है वो। तो दूसरा जो क्राइटेरिया आया कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, मतलब जो मिनरल है वो नॉट रिप्लेसिएबल होगा, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं लेगा। ये दूसरी क्राइटेरिया आ गई। बिल्कुल वाइफ से कंपेयर करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। पूछेगा कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी किसने दिया था? आर्यन ने। पहला क्राइटेरिया क्या था? जो मिनरल आयन होने चाहिए वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। रिप्लेशिएबल नहीं होना चाहिए, उसकी जगह कोई दूसरा उसका काम ना करे, वाइफ का काम कोई और नहीं कर सकता। ठीक है ना? बता दूं, आपके दिमाग में सवाल आ गए होंगे कि सर रुक जाओ रुक जाओ, अरे खाना बना के तो मेड भी देती है, घर में जो बाई रखी जाती है वो भी तो खाना बना के देती है। हाँ ठीक है, खाना बना के देती है, ठीक है ना, लेकिन रिप्रोडक्शन तो नहीं करती। बोलो यार, बात समझ में आ गया? वो आपके अगले जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो वाइफ नॉट रिप्लेसेबल, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बताओ यार, बातें समझ में आ रही हैं? अगली चीज, ये जैसे वाइफ आपके सारे फंक्शन में कुछ ना कुछ उसका रोल होता है, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होता है। कहां जा रहे हैं, कब आएंगे, क्या खाएंगे, सारी बातें वो पूछती है, जानना चाहती है, सब में उसका कुछ ना कुछ इंटरफेयर होता है आपके हर रोल में। वैसे ही जो मिनरल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्ट कंट्रोल हो, मतलब मेटाबॉलिज्म वो कंट्रोल करे, ये तीसरा क्राइटेरिया। ठीक है? तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट में नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, नॉट रिप्लेसेबल और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। याद रहेगा बेटा? फिर से एक बात ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। अर्नन ने दिया नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, नॉट रिप्लेसेबल, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा। ठीक है? अब जब ये क्राइटेरिया बन गए तो अब इसी क्राइटेरिया पे अब ये देखा गया कि कौन कौन से हैं जो जरूरी हैं। ठीक, अब देखिएगा, जब ये क्राइटेरिया हमें मिल गया कि भाई वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी हो, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी हो, और आपके रिप्लेशिएबल ना हो, मेटाबॉलिज्म में उसका रोल हो, मेटाबॉलिज्म पे कंट्रोल हो, ये सारी बातें जब पता चल गई तो अब आगे की बातें की गई कि जितने भी एलिमेंट हैं, आओ जरा देखा जाए कि कौन कौन से हैं जो इसेंशियल हैं। क्योंकि क्राइटेरिया हमें मिल गया था तो इसी हम पैरामीटर से सबको चेक कर लिए कि कौन कौन से इसेंशियल हैं। अब आओ जरा देखा जाए कौन कौन से, और इस पे जब चेक किया गया तो जितने भी हैं उनको दो कैटेगरी में बांट लिया गया। दो कैटेगरी में बांटा गया, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट।
याद रखिएगा, गजब की बात बताने जा रहा हूं। मैक्रो और माइक्रो ये अमाउंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। और बताओ, क्वेश्चन आ चुका है, अगर 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा जरूरी अगर है कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी मिनरल, तो उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखेंगे। अगर 10 मिलीमोल से ज्यादा है तो ये डेटा आपको याद रखना है, 10 मिलीमोल वाला। और अगर 10 मिलीमोल से कम, 10 मिलीमोल से कम किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से कम जरूरी तो माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो और माइक्रो समझ गए आप। अब देखिएगा, मैक्रो और माइक्रो में आपको याद होगा पहले से, जैसे यहां पे CHON कौन, PK मग से का। अब यहां मैं आयरन लिख रहा हूं और लिख के काट दे रहा हूं, ठीक है। आपको बहुत सारी किताबों में आयरन मिलेगा मैक्रो न्यूट्रिएंट, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट है नहीं, ठीक है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। हालांकि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनमें सबसे ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, ठीक। तो आयरन के साथ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आयरन को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं रखेंगे। आयरन मैंने लिखा और काट दिया, आयरन को आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरीके से, इसीलिए इसे ब्रिज एलिमेंट भी बोला जाता है। माइक्रो में है लेकिन चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक। तो और मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपको ये सारी बातें पता चल गई। अब आपको माइक्रो याद ही नहीं करना, माइक्रो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको एलिमेंट जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो भी आपको मिल रही हैं वो सब आप कहां डाल देंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट में डाल देंगे। कोई प्रॉब्लम, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने बता दिया। अब आइए इसके अलावा कुछ इनमें से और बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे किताबों में, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। जैसे मैं बात करूं इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट, हाँ एक और गजब की बात, कुछ इनके अलावा जैसे दिया है 17 एलिमेंट को इसेंशियल मान लिया गया, 17 एलिमेंट को इसेंशियल मान लिया गया, जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, जो अर्नन ने बताया था। तो 17 एलिमेंट इसेंशियल हो गए। इनके अलावा कुछ और बेनिफिशियल हमने ले लिया। बेनिफिशियल में देखिएगा, जैसे सोडियम, जैसे सिलिकॉन, जैसे सेलेनियम, जैसे कोबाल्ट, ठीक है। बेनिफिशियल बोला, ठीक। जैसे आपको बेनिफिशियल समझाऊं होगा क्या, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, नॉर्मल सारा कुछ चल रहा है, बेनिफिशियल की बात मैं बता रहा हूं। जैसे आपने खाना खाया, उसके बाद एक गिलास जूस पी लिया। क्या धरती पे सारे लोग जूस पीते हैं तभी जिंदा रहते हैं? बोलो। हाँ, अगर जूस आपने पी लिया तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही यहां पे बेनिफिशियल एलिमेंट की हम बात करें तो जो ये चार हैं बेनिफिशियल एलिमेंट, इनकी मैं बात करूं, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं तो अच्छा। अगर नहीं है कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छा, ठीक है ना। और ये जो चार हमने बेनिफिशियल एलिमेंट बताए, ये हायर एलिमेंट, वो हायर प्लांट्स में जरूरी है। तो ये बेनिफिशियल हो गए, बेनिफिशियल, दिमाग में रहेगी बात। तो ये मैक्रो, माइक्रो और बेनिफिशियल की बात हो गई, ठीक। अब अगर मान लो कि कुछ और बातें हो गई कि भाई आगे की चीज कि सर थोड़ा और मैक्रो और माइक्रो की बात में, जैसे ये बेनिफिशियल वाला आया तो आपने पूछ दिया कि सर जरूरी कहाँ होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सोडियम आपने पढ़ा होगा, हैलोफाइट्स,
ठीक है, हैलोफाइट्स में जरूरी। सोडियम कहाँ जरूरी? हैलोफाइट्स प्लांट्स, मैंने बोला हायर प्लांट्स के लिए ये सारे जरूरी हैं, तो सोडियम हैलोफाइट्स के लिए जरूरी। सिलिकॉन, सिलिकॉन आपके दिमाग में आया यार, सिलिकॉन तो ग्रासेस वाले में, लीफ के किनारे किनारे लगे होते हैं। आपको याद होगा कभी आप धान के खेत में जाइएगा, कभी धान या गेहूं के खेत में जाइएगा और जाके घूम के खेत में अंदर चले जाइएगा फसल के बीच, और वहां से घूम के निकलिएगा आप बाहर, देखिएगा आपकी स्किन पे कुछ रैसेस आ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि लीफ पे सिलिकॉन का डिपोजिशन होता है यहाँ पे, तो ग्रासेस में, ठीक है। तो ऐसे ही और ये बेनिफिशियल है, जैसे ये लेग्यूम में जरूरी हो जाता है, लेग्यूम बनाने के लिए लेगुमिनस प्लांट में, ठीक है। और ये जैसे कि सेलेनियम भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे जरूरी होता है। तो सोडियम मैंने बता दिया, सिलिकॉन बता दिया, ये सारी चीजें तो कहाँ जरूरी होता है ये मैंने बता दिया। हेलोफाइट्स में, ये ग्रासेस में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, बेनिफिशियल तो हायर। तो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट बता दिया, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा होगा तो आयरन नहीं रखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, आयरन माइक्रो में रखेंगे। हालांकि माइक्रो में सबसे ज्यादा अमाउंट में आयरन की जरूरत, तो बाकी इसके अलावा जो भी आएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, और ये जितने भी हैं सब मिला के हमने कुछ एलिमेंट को इसेंशियल कर लिया। 17 एलिमेंट इसेंशियल ले लिए गए, ठीक है। ये सारी चीजें। अगली बात अब हम करते हैं कुछ और जरूरी बात। यहां तक की बात क्लियर है ना? आइए एक बार 1 मिनट में सारी बातें रिवाइज करा जाऊं। 1860 में जर्मन बोटेनिस्ट आए जूलियस वॉन्सेक, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दिया। हाइड्रोपोनिक्स मतलब सॉइललेस कल्चर, न्यूट्रिएंट डालेंगे, एरेशन ट्यूब डाल देंगे, प्लांट ग्रो करा देंगे, ठीक है। एरेशन ट्यूब अगर नहीं डालते तो कौन मर जाता? रूट मर जाती, तो प्लांट अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती। टोमेटो, लेटूस और सीडलेस कुकुम्बर बनाया जाता है हाइड्रोपोनिक्स से। अगली बात मैंने बताया इसेंशियलिटी, जो इसेंशियलिटी है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, अर्नर ने दिया था। वाइट से आप कंपेयर कर लें, नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी, रिप्लेशिएबल नहीं होगा, उसकी जगह कोई और नहीं लेगा। तीसरा मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली रोल होगा उसका, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। ये मिनरल जो ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करेंगे वो इसेंशियल कहे जाएंगे। अगली बात, इसके बाद इन पे सारे मिनरल्स को हमने चेक किया तो हमने पाया कि कुछ एलिमेंट इसेंशियल हैं, उनको 2 कैटेगरी में बांट लिया उनके अमाउंट के बेसिस पे कि कितना नीड है उनका। जैसे 10 मिलीमोल से जिनको ज्यादा जरूरत है प्लांट्स को, तो उनको हमने डाल दिया मैक्रोन्यूट्रिएंट में, और 10 मिलीमोल से जो कम चाहिए उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट में। कुछ बेनिफिशियल मैंने बता दिया जैसे सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कोबाल्ट बेनिफिशियल। बात समझ में आ गई? यहां तक की बातें मैंने बता दी। अब आगे की बात, आगे की बात यह है कि ये जो हमने इसेंशियल ढूंढा, इसेंशियल एलिमेंट को, इसको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने 4 कैटेगरीज में बांट लिया, ठीक है। 4 कैटेगरीज में बांट लिया। जैसे पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये जितने हमने इसेंशियल अभी ढूंढे थे उनमें से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में कौन कौन आ जाएंगे? CHON, कौन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट हो जाएंगे CHON। दूसरा एनर्जी प्रोड्यूसिंग, दूसरा एनर्जी प्रोड्यूसिंग। एनर्जी प्रोड्यूसिंग मतलब वो जो प्लांट के अंदर मिनरल जाके एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हैं, जैसे कि ATP। हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूसिंग में, जैसे कि मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल और फास्फोरस इन फास्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है।
ये एटीपी प्रोडक्शन में। तो फास्फोरस और मैग्नीशियम, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा। हम फंक्शन के आधार पे बांट रहे हैं सारे इसेंशियल को। CHON जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होंगे, एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो होंगे उसमें मैग्नीशियम आ गया, और फास्फोरस हमने ले लिया एटीपी। ठीक है, तो दो कैटेगरी मैंने ले ली, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और दूसरे एनर्जी प्रोड्यूसिंग। तीसरा वो जो एंजाइम के एक्टिवेटर हैं, एंजाइम के एक्टिवेटर हैं इसेंशियल में। तीसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंजाइम एक्टिवेटर। जैसे कि हम बात करें, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको पता है, आपने पढ़ रखा होगा, मैग्नीशियम कुछ फोटोसिंथेटिक और रेस्पिरेशन में यूज होने वाले एंजाइम्स के लिए एक्टिवेटर के तरीके से काम करता है, जैसे कि रूबिस्को और पेप्केज। कौन कौन सा? रूबिस्को और पेप्केज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लापरवाही नहीं, एक एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। रूबिस्को, पेप्केज, Mg+2। उसके बाद Zn+2 की मैं बात करूं तो यहां पे भी ये भी दो, एक एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और कार्बोक्सिलेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कार्बोक्सिलेज, तो रूबिस्को, पेप्केज, Mg+2, Zn+2, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और भी आपके एक्टिवेटर मिल जाएंगे, जैसे कि ये मैं मिटा रहा हूं, कुछ और, जैसे अगर मैं बात करूं मॉलिब्डेनम की, किसकी? मॉलिब्डेनम, एमओ। किसका है ये एक्टिवेटर? आपको पता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जब आप पढ़ेंगे या नाइट्रोजन फिक्सेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दो एंजाइम मिल जाएंगे, एक नाइट्रोजिनेज और एक नाइट्रेट रिडक्टेज। तो नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज मॉलिब्डेनम। उसके बाद हम बात कर लेंगे आयरन कैटालेज। कुछ और डिटेल में हम बातें करेंगे इन सब की जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे मिनरल्स को। तो मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज और आयरन कैटालेज, जैसे निकेल यूरिएज। फिर से समझ लीजिए, जितने भी इसेंशियल हमने लिए उनको फंक्शन के बेसिस पे हमने कुछ कैटेगरीज में बांट लिया। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आ गए CHON। ठीक, दूसरा आ गया एनर्जी प्रोड्यूसिंग में मैग्नीशियम ले लिया जो क्लोरोफिल के साथ अटैच होता है, और क्लोरोफिल आप जान रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, एनर्जी रिलीज होगी फोटोन के फॉर्म में, ये सारी चीजें। उसके बाद मैंने बोला आपसे अगली चीज यहाँ पे कि फास्फोरस आप जान रहे हो, फास्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए तो वहाँ पे ATP। और अगला मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम के एक्टिवेटर होते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने मैग्नीशियम बताया। मैग्नीशियम किन किन के लिए होता है? रूबिस्को और पेप्केज के लिए। जिंक, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और किसके लिए? कार्बोक्सिलेज। ठीक, अगला मैंने बता दिया आपको कि एक मॉलिब्डेनम हो गया, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, आयरन कैटालेज और निकेल यूरिएज। तो ये सारे हो गए।
अगला एक और फंक्शन के बेसिस पे हमने बांट लिया। ये तो एंजाइम के एक्टिवेटर थे तीसरे। चौथा, कुछ ऐसे भी हैं जो टर्जिडिटी या ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? तो टर्जिडिटी के लिए या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कंट्रोल करें। ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपको पता है, टर्जिडिटी और ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमने पहले वाले चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा होगा। टर्जिडिटी ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पोटेशियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए। ठीक है ना? पोटेशियम आयन। तो वैसे यहाँ पे एक पोटेशियम हो गया। तो 4 कैटेगरीज में हमने फंक्शन के बेसिस पे बांट लिया। वो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, दूसरे वो जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, तीसरे वो जो एंजाइम के एक्टिवेटर हैं, और चौथे जो टर्जिडिटी या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आई? यहां तक की चीजें मैंने बता दिया। अब कुछ और एक्स्ट्रा बातें मैं बता दूं आपको। जैसे कि आपसे पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में रहते हैं। जैसे मैं बताऊं कि ट्रेस एलिमेंट किसे कहा जाता है? ट्रेस मतलब होता है कम। देखिएगा मैं क्या समझा रहा हूं आपको। ट्रेस और ट्रेशर दोनों में अंतर होता है। ट्रेस और ट्रेशर समझिएगा। ट्रेस का मतलब होता है जो कम है, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को ट्रेस बोला जाता है, और जो रेडियो एक्टिव होते हैं उन्हें ट्रेशर बोला जाता है। ट्रेशर मतलब जो पाथ को बताए, जो पाथ को क्या बोलते हैं उसको, मतलब रास्ता बताए हमें, उसे ट्रेशर बोलेंगे। और ट्रेस का मतलब जो कम होंगे। ठीक है? अगली चीज अगर हम बात करें तो CHON, ठीक है, उसके बाद फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, याद रहेगा। PKS और CHON और PKS ये प्रोटोप्लाज्म के पार्ट हैं, तो इन्हें प्रोटोप्लाज्मिक बोला जाता है, याद रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं CHO की, ठीक है, CHO की, तो ये सारे जो आ जाते हैं CHON, तो उनको मैं पहले ही बता चुका हूं फ्रेमवर्क, उनकी बात छोड़िए। उसके बाद अगर मैं बात करूं NPK की, ठीक है, तो NPK जो होते हैं ये सॉइल में डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना? NPK ये सारे। तो अगर मैं बात कर रहा हूं NPK की, तो खैर छोड़िए अभी NPK की बात, क्योंकि हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बाद में बताएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा डिटेल में हम बातें कर लेंगे NPK की। तो ये सब कुछ जरूरी बातें हो गई सर। तो आज तो ये पहला वीडियो था, एक्सपीरियंस है नहीं ऑनलाइन का, क्योंकि यार मैं सही बताऊं, मुझे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस लेने में ज़्यादा समझ में आता है। आप स्टूडेंट सामने बैठे होते हो, पढ़ाने में अच्छा लगता है, आपका फेस देख के समझ में आता है कि कौन सी चीज़ आपको समझ में आई है, नहीं आई है। यहाँ मतलब इस तरीके से ऑनलाइन थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन पहला वीडियो है। जो कुछ भी आप इसमें इम्प्रूव करना चाह रहे हो या आप ऐसा कुछ चाह रहे हो, वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मतलब ये ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो 40-40 मिनट के बनाया करूँगा, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ तक की चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो रहेगा वो अगले टर्न पे, यानी कि आज ही मैं वीडियो डाल दूंगा या फिर कल मैं वो वीडियो डालूंगा। और उसके बाद कुल मिला जुला के आपका लगभग 2 या 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगला कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो बताइएगा। ओके, थैंक यू।